हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो हमने लास्ट लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। हमने लास्ट लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हम कुछ पढ़ रहे थे। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होता है, उसके कुछ टर्म्स थे वो हमने देखे थे। जैसे वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल कुछ डिटेल्स दी थी। ठीक है, आज हम इसके थ्रू हमको क्या क्या पता चलता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक के थ्रू हम कौन कौन से रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कंटिन्यू है आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहला तो मैं बोल सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि जो मेरी इंसिडेंट लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर को शो करती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंसिडेंट रे शो पार्टिकल नेचर। जो मेरी इंसिडेंट रे है वो कौन सा नेचर शो करती है, एक पार्टिकल नेचर को शो करती है। ठीक है, जैसे रे आएगी इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वो क्या है, मेरा पार्टिकल नेचर है। चलो अगला मैं इससे बता सकता हूं, देखो अगला ग्राफ टाइप में बना के आपको बताऊंगा। देखो इधर मेरी काइनेटिक एनर्जी है और इधर मेरी फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों के बीच मुझे ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनेगा। देखो कल मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, क्या था कल वाला फॉर्मूला जो था वो ये था, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी को क्या बोलते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मेरा म्यू नोट क्या है, म्यू नोट है मेरा मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कम से कम मुझे कितनी फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी कि मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, और एच भी मेरा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये मिलके एक कांस्टेंट बना देगा, तो ये क्या हुआ मेरा कांस्टेंट। अब यहां से मैं पता कर सकता हूं, और ये भी मेरा कांस्टेंट है, मतलब मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली डिपेंड किसके ऊपर करेगी, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। कि जैसे जैसे मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जैसे जैसे मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, या इसका उल्टा भी, जैसे जैसे मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। चलो इतना ठीक हुआ। लेकिन एक चीज बताओ मुझे, सपोज ये एक मेटल सरफेस है, इसका वर्क फंक्शन फाई सपोज मैं मान लेता हूं 5 है। ठीक है, और यहां से मैं इंसिडेंट लाइट एक है मेरी, इसकी इंटेंसिटी मैं समझ लेता हूं कुछ भी, एनर्जी सपोज 3 है। तो क्या यहां से, चलो अभी इसको कुछ नहीं मानता हूं, मैं स्टार्ट करता हूं। यहां पे मान लेता हूं इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 इंसिडेंट की। मैं धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला होगा, यहां पे जाके इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन 5 है, कुछ तो है इसका वैल्यू। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ तो है, तो वहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगेगा। तो ठीक है, स्टार्ट में मेरी फ्रीक्वेंसी 0 थी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ाता गया, तो यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ कि हाँ अब इलेक्ट्रॉन निकलना मेरा स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद में मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ने लगेगी। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ये क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, चलो एक बात तो ये हुआ, हमने ग्राफ बना लिया किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर और फ्रीक्वेंसी के अंदर, कि मुझे मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी पड़ेगी, इससे पहले मेरा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आने वाला। अगली बात देखते हैं, अगली हम बात कर सकते हैं अबाउट, देखो काइनेटिक एनर्जी हो गई। चलो एक चीज बताइए मुझे आप,
कि मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या कभी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है? क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी कभी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि फॉर्मूले में इंटेंसिटी का कोई भी रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट है किससे? इंटेंसिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ओनली ऑन फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आगे देखते हैं। देखिए, एक थर्ड पॉइंट में लिखता हूं, सपोज ये मेरी मेटल सरफेस, यहां से सपोज कुछ लाइट आ रही है, ठीक, यहां पे कुछ लाइट आ रही है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी लो है, या फिर लिख सकता हूं लो इंटेंसिटी। इधर हाई इंटेंसिटी की लाइट है, इधर हाई इंटेंसिटी। ठीक है, तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा निकलेंगे? ऑब्वियसली बात है, जिसके अंदर इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसके अंदर मेरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। तो इधर मैं लिख सकता हूं मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। ठीक है, इधर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज्ड। ठीक है, कि मेरे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टोटली डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? मेरी इंटेंसिटी के ऊपर, कि मेरी इंटेंसिटी कितनी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज ये मेरी 1 इंटेंसिटी हुई, एक लाइन मतलब 1 इंटेंसिटी समझो आप, तो इसके अंदर 3 इंटेंसिटी हुई, इसके अंदर 5 इंटेंसिटी हुई, मतलब इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब नंबर ऑफ इंटेंसिटी कम है, तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। वहीं पे आप इसको समझ सकते हो फ्रीक्वेंसी पावर को। ठीक है, मेरी जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को आप समझ सकते हो कि ज्यादा लाइट आ रही है, मतलब ब्राइट है ज्यादा लाइट। ठीक है, बस इतना समझे कि अगर मेरा इंटेंसिटी लो हुई तो कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लो, और अगर मेरी ज्यादा इंटेंसिटी हुई तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहीं से मैं ग्राफ बना सकता हूं, यहीं पे एक मैं ग्राफ बना सकता हूं किसका? देखो, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं मतलब करंट ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकल रहे हैं मतलब करंट ज्यादा है, तो मैं तो लिख सकता हूं फोटो करंट। फोटो करंट इधर है सपोज, और इधर मैं डाल देता हूं क्या? इंटेंसिटी। जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ेगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेरा फोटो करंट बढ़ेगा। आई बात समझ में? चलो और देखो यही कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी है। अगली देखते हैं फोर्थ में लिख सकता हूं कि मेरी काइनेटिक एनर्जी और इधर मैं लिख देता हूं इंटेंसिटी। क्या मेरी काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है? क्या काइनेटिक एनर्जी कहाँ है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ है, क्या है इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही। काइनेटिक एनर्जी मेरी फिक्स रहेगी, इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाऊं या कितनी भी घटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मेरी इंडिपेंडेंट है किससे? इंटेंसिटी से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको याद करना है कि कौन सा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन चीजें किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, एक तो बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटली डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटेंसिटी के ऊपर, कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ज्यादा मेरा फोटो करंट आएगा। ठीक है, तो ये बात। और फ्रीक्वेंसी वाली बात, फ्रीक्वेंसी में क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी
तो स्पीड बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब एक काम देखते हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, चल स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल समझते हैं। देखो मैं पहले सेटअप बनाता हूं अपना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक छोटा सेटअप। मान लेते हैं ये ट्यूब है मेरे पास, इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, इधर नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है, ठीक है। तो ये तो देखो एक नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इन जनरल कंडीशन, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है। क्या इधर से लाइट आ रहा होगा तो इधर से मेरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ भाग रहा होगा, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। इधर से इलेक्ट्रॉन भाग रहा होगा, इधर पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगा और चलने लगेगा, नॉर्मल बात है। लेकिन अगर मैं एक काम करता हूं, वो काम क्या करता हूं, ये फिर ट्यूब फिर से बनाता हूं, एक बार ट्यूब फिर से बनाता हूं, ठीक है। इधर मैं वही पॉजिटिव प्लेट, या फिर इसको हटाओ अभी, इस बार मैं ये जो बैटरी है इसको मैं उल्टा कर दूंगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। फिर से यहां से लाइट डालूंगा, लाइट डलेगी। तो एक चीज बताओ मुझे, ये मेरा नेगेटिवली चार्ज इधर वाला, तो इधर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, इधर मेरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक है। अब देखो पहले क्या हो रहा था, यहां से मेरी लाइट आ रही थी, यहां से टकराई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ भागने लगेंगे पॉजिटिव की तरफ, क्लियर बात है। लेकिन अब क्या कर रहा हूं मैं, इसको उल्टा कर दिया हूं मैं। उल्टा करने पे लाइट डालूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन इधर भाग पाएंगे इजीली? इस बार इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं भाग पाएंगे। क्यों नहीं भाग पाएंगे? देखो पहली बात तो इधर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। मान लेते हैं ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, क्या ये इधर जाएगा तो इसमें रिपल्जन होगा? सही बात है, इधर जाएगा तो रिपल्जन होगा, मतलब ये इधर जाना चाहेगा। दूसरी बात, इधर पॉजिटिव चार्ज भी है तो भी ये इधर ही जाना चाहेगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अभी जो करंट का वैल्यू है मेरा बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू है, तो इधर इन चार्ज से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा करंट का वैल्यू बहुत कम है। धीरे धीरे मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा, ठीक है, धीरे धीरे मैं वैल्यू को बढ़ाऊंगा, तो ये मेरा नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन था इसका अट्रैक्शन धीरे धीरे इधर होने लगेगा, लेकिन बढ़ाते मैं करंट को इतना बढ़ा दिया कि ये इलेक्ट्रॉन इधर बिल्कुल मूव ही नहीं कर पा रहा है, चिपक गया इसके ऊपर जाके। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चिपक जाएगा, इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा ही नहीं। आइए ये बात समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो नॉर्मल कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, लाइट आ रही थी, इधर से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इधर नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में ऑब्वियस बात रिपल्शन होगा, तो उधर भागना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, उधर पॉजिटिव है तो भी इलेक्ट्रॉन उधर ही भागना चाहेगा, खत्म बात। दूसरी बात, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो बैटरी है इसको उल्टा कर दिया हूं। उल्टा करने पे फर्क क्या पड़ेगा, ये मेरी नेगेटिवली चार्ज बन जाएगी और ये मेरी पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी। बाहर से जैसे लाइट आएगी यहां से इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा। मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग की बात है कि मेरा जो ये बैटरी है ये बहुत कम वोल्ट की है या फिर बहुत कम है, अभी तक इतना चार्ज जनरेट ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। बाद में धीरे धीरे हम करंट का वैल्यू बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एकदम कम है, ठीक है। तो कम है तो इलेक्ट्रॉन कुछ भागने लगेंगे, धीरे धीरे मैं इसका वैल्यू बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन इधर रहना चाहेगा,
और बढ़ाते बढ़ाते इतना बढ़ा दूं कि इलेक्ट्रॉन इधर भाग ही ना पाए, तो वो केस मेरा कौन सा बन जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि मुझे इतना पोटेंशियल लगाना पड़े कि इलेक्ट्रॉन मूव ही ना कर पाए, उसी को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं कि V मिनिमम करके इसको लिख सकता हूं, V मिनिमम, कि कम से कम मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़े कि इलेक्ट्रॉन रुक जाए। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप photo current, फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट को रोकने के लिए मुझे मिनिमम कितना पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहीं पे एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि जो मेरी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, वो होगी चार्ज इनटू पोटेंशियल। मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई इंटू पोटेंशियल कितना होगा, वी नोट या फिर ई वी नोट। ठीक है, मिनिमम पोटेंशियल, यहाँ पे वी नोट क्या है, मिनिमम पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल, कि मिनिमम मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा कि मेरा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रुक जाए, इसी को मैं क्या बोलता हूं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी को मैं अब मॉडिफाई करके और भी लिख सकता हूं, जैसे एक फॉर्मूला था, क्या था, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर था, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को मॉडिफाई करके क्या लिख दूंगा, एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये लिख दूंगा ई वी नोट, ई वी नोट, ये म्यू है और ये वी है, कंफ्यूज ना हो दोनों के अंदर। ठीक है, इस तरीके से बस इन फॉर्मूलों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूं। आप देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, एक क्वेश्चन है वो करें आप, एक क्वेश्चन करें आप, क्वेश्चन है मेरा, if lambda naught and lambda, if lambda naught and lambda be the threshold, be the threshold wavelength and the wavelength of incident light respectively, ठीक है, then the maximum velocity, then the maximum velocity of photoelectron ejected from the metal surface, ठीक है, तो ये करिए आप, देखो
क्या पूछा है इसके अंदर? इसके अंदर हमसे पूछा है lambda naught and lambda मेरी क्या है? lambda naught and lambda be the threshold wavelength and the wavelength of incident light. lambda naught क्या है मेरी? threshold wavelength है, और wavelength क्या है मेरी? lambda incident light की respectively. Then the maximum velocity of photoelectron ejected from the metal surface. तो मुझे maximum velocity बतानी है किसी भी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी. कीजिए इसको सॉल्व. हो गया? हो गया तो करते हैं इसको सॉल्व. देखो सॉल्व करते हैं इसको. लैम्डा नोट और लैम्डा क्या है मेरी? देखो मैं लिख देता हूं एक बार. लैम्डा नोट क्या है? थ्रेशोल्ड. थ्रेशोल्ड वेवलेंथ. ठीक है. और मेरी लैम्डा क्या है? वेवलेंथ. ठीक है. थ्रेशोल्ड नहीं है, खाली वेवलेंथ. मेरे पास एक फॉर्मूला था एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. मैक्स. ये यहाँ पे जो मेरा मुझे मैक्सिमम पूछा है तो इसको मैं मैक्स ले लेता हूँ. ठीक है. अब देखो मैंने ये फॉर्मूला क्यों चूज किया है, क्योंकि इसके अंदर मेरे पास लैम्डा नोट की टर्म्स में मैं इसको बना सकता हूँ और इसके अंदर v का वैल्यू भी है जो मुझसे पूछा है. तो इसको मैं लैम्डा के टर्म में बनाने के लिए क्या करूँ? म्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है. ठीक है. और म्यू नोट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नोट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स. मैक्सिमम वेलोसिटी. इसको सोल्व कर लें. क्या है? एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नोट इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. ठीक है. इसको सोल्व करें. क्या आएगा? एच सी बाहर आ जाएगा. 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नोट इंटू 2 बाई, इसको 2 कर देता हूं इधर, या फिर 2 इधर कर दूं क्या? 2 एच सी बाई एम इक्वल टू वी मैक्स स्क्वायर. तो वी मैक्स कितना आएगा? वी मैक्स इक्वल टू कितना आया? स्क्वायर रूट ऑफ 2 एच सी बाई एम 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नोट. ये आंसर आ गया कि मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए. कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. ठीक है. चलो आगे कुछ ग्राफ्स बनाना चाहेंगे आप? एक बार मैं फिर से आपके लिए ग्राफ बना देता हूं. 3 ग्राफ है, वही आपको याद रहे. देखो काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होगा? कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. अगर एक और बनाता हूं मैं, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी के अंदर, इंटेंसिटी, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा. एक और ग्राफ बनाता हूं, फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी. इधर क्या है? फोटो करंट, और इधर क्या है? इंटेंसिटी. फोटो करंट और इंटेंसिटी. जैसे जैसे मेरा इंटेंसिटी बढ़ेगा मेरा फोटो करंट भी बढ़ेगा. ठीक है. तो ये कुछ ग्राफ्स है आपके लिए, ये आप याद करें. चलो इन्हीं ग्राफ के ऊपर बेस्ड एक इंपॉर्टेंट ग्राफ जो बनता है वो मैं बनाता हूं. एक इंपॉर्टेंट ग्राफ, वो आप देखें, उसमें आपको कुछ आंसर देने हैं. क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको आप. ये I1, ये I2 है,
ये लाइन इस एक्सिस पे क्या है मेरी, पोटेंशियल, पोटेंशियल, ठीक है। और इस एक्सिस पे क्या है मेरी, अरे यार, इंटेंसिटी। इस पे क्या है मेरी, इंटेंसिटी, ठीक है। चलो ये क्या है मेरा, वी नोट। वी नोट मतलब स्टॉपिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसमें आपको बताना ऑर्डर ऑफ I1, I2 एंड I3। कौन सा इंटेंसिटी मेरा ज्यादा होगा, कौन सा इंटेंसिटी मेरा कम होगा, ये ऑर्डर आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करें। हुआ सॉल्व, चलो करते हैं। देखो पहले तो देखो ग्राफ समझो, ग्राफ क्या है, ग्राफ समझते हैं। ग्राफ कुछ ऐसा है, एक लाइन में समझाता हूं, बाकी आप खुद से समझ लें। पोटेंशियल, देखो मिनिमम मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़े, जहां पे मेरा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक जाए, तो मुझे कुछ नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव में तो क्या है वो उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन नेगेटिव में क्या है उसको अगेंस्ट करेगा। तो मान लेते हैं ये वो पोटेंशियल है, नेगेटिव पोटेंशियल, जहां पे इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, ठीक है। मतलब यहां से मैं लगाना स्टार्ट करता हूं, तो धीरे 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 बढ़ाऊंगा 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 बढ़ाऊंगा, यहां पर जाके जो मेरा फोटो करंट है, एक्चुअली मैं आई थिंक इधर फोटो करंट आना चाहिए, इंटेंसिटी नहीं आएगी, सॉरी। इधर क्या आएगा मेरा, फोटो करंट, सॉरी इधर क्या आएगा, फोटो करंट, ठीक है। चलो तो यहां पे जाते 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 मेरा फोटो करंट एकदम रुक गया, इसके बाद में ग्राफ कुछ स्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद तो मैं पोटेंशियल कितना ही बढ़ाऊं, फोटो करंट पे कुछ फर्क पड़ता है, फोटो करंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल देखो, फोटो करंट मेरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोटो करंट मेरा डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, फोटो करंट डिपेंड करता है इंटेंसिटी के ऊपर, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके बाद में मेरा फोटो करंट फिक्स हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स हो जाएंगे। तो एक चीज बताओ, हाँ, इसमें और इसमें रिलेशन बताओ, इंटेंसिटी के अंदर और फोटो करंट के अंदर रिलेशन क्या है। देखो उस लास्ट वाले ग्राफ से मैं लिख सकता हूं, फोटो करंट प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के बराबर, इंटेंसिटी के बराबर। फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के बराबर, कि जिसका फोटो करंट ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो फोटो करंट सबसे ज्यादा किसका है, I1 का, उसके बाद I2, उसके बाद I3। मतलब सबसे ज्यादा फोटो करंट किसका, I1 का, उसके बाद I2, फिर I3। सेम ऑर्डर किसका होगा मेरा, इंटेंसिटी का भी, तो I1 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर I2 हो जाएगा, फिर I3 हो जाएगा, ठीक है। फोटो करंट जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, ये आप रिवाइज करें बार बार तो समझ जाएंगे। जिसका फोटो करंट ज्यादा उसकी इंटेंसिटी ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो फोटो करंट ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेरा फोटो करंट बढ़ने लगेगा। क्योंकि करंट एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही तो है करंट, और क्या है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज्यादा फोटो करंट होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटली इंटेंसिटी के ऊपर। तो ये कुछ ग्राफ्स हैं, ये आप ध्यान में रखें। चलो आगे चलते हैं।
आगे हम देखते हैं। आगे हम एक चीज देखते हैं। आपने ये चीज देख ली लास्ट क्लास के अंदर कि जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाता हूँ मेरी एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये मेरा फर्स्ट शेल, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, इस पर एनर्जी मेरी 13.6, उससे बाहर जाऊंगा -3.4, सेकंड वाला -3.4, उसके बाद -1.51, उसके बाद माइनस का 0.85। जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा हूँ मेरी एनर्जी बढ़ती जा रही है। ये चीज हमेशा ध्यान रखें, जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से बाहर जाता जाऊंगा मेरी एनर्जी बढ़ती जाएगी। चलो यहीं पे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, क्योंकि इसके बाद में हम स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम के अंदर ये चीजें यूज होंगी, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीजें क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो पहली चीज एक्साइटेशन। एक्साइटेशन एक्साइटेशन मतलब मान लेते ये मेरा कोई एक शेल है, ठीक है, उनमें से कोई भी एक नंबर का शेल हो सकता है, ये दूसरा शेल है, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ से मान लेते हैं कि n = 1 है, ये n = 2 है। ठीक है, n = 1 से 2 में जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है। तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी मैं क्या बोल सकता हूं, डी एक्साइटेशन। डी एक्साइटेशन, ठीक है, इसका मतलब ऊपर ये n = 2 होगा, ये n = 1 होगा, कोई भी हो सकता है, बस ऑर्डर ध्यान है कि नीचे कम होगा ऊपर ज्यादा होगा। ठीक है, ऊपर से अगर नीचे आएगा इसको मैं क्या बोलूंगा, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ में, अगर इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, वो कुछ एनर्जी गेन कर लिया तब तो ऊपर जा रहा है, तब तो उसके अंदर एनर्जी आएगी। ऊपर जाएगा तो हायर एनर्जी लेवल पर आएगा वो, क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है उसकी एनर्जी हमेशा बढ़ती जाती है। तो ये ऊपर जा रहा है मतलब दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब इसकी एनर्जी बढ़ेगी, बढ़ना मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और डी एक्साइटेशन क्या होगा मेरा, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि एक्साइटेशन का मतलब लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल मतलब मूवमेंट होगी इलेक्ट्रॉन की, और डी एक्साइटेशन में हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इसको मैं क्या बोलूंगा, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, देखो अलग अलग तरह का स्पेक्ट्रम होता है, हमें पढ़ना खाली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो हम अच्छे से अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज मैं उसका कुछ बेसिक बताता हूँ आपको, खाली स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम होता क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। मैं भी खाली इतना बनाता हूं, बाकी आगे का नहीं बनाऊंगा। तो मेरा फर्स्ट शेल की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड शेल की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उससे नेक्स्ट शेल की, थर्ड शेल की
माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मान लेते हैं मेरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। एनर्जी गेन कैसे करेगा, हो सकता है मैं इसको हीट कर दूं या कुछ भी कर दूं, या इस पर लाइट डालूं, जैसे भी करके मान लेता हूं मैं हीट दे रहा हूं इसको, थोड़ी सी एज्यूम कर लेता हूं मैं, मतलब आपको बस खाली समझाने के लिए, एनर्जी दूसरे फॉर्म में भी आ सकती है, ठीक है। इसको हीट कर रहा हूं, मतलब इसको पास कुछ एनर्जी ले रहा हूं, तो मान लेते हैं यहां से जंप करके चला गया थर्ड शेल के अंदर, क्योंकि एनर्जी गेन कर लिया। और हमको पता है जैसे जैसे मैं न्यूक्लियस से दूर जाता जाता हूं मेरी एनर्जी बढ़ती जाती है, मेरी एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन मेरा न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, एनर्जी इसको मिली, एनर्जी इसने ली और थोड़ा दूर चला गया, एनर्जी इसने बढ़ा दी। अब मान लेते हैं मैं इसको हटा देता हूं, अब ये क्या करेगा, देखो कोई भी चीज है हमेशा अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है, कोई भी चीज हो, इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, कोई भी गैसेस मान लो, इलेक्ट्रॉन्स मान लो, हर चीजें अपने लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहती हैं। तो अभी ये हायर एनर्जी स्टेट में है, तो अब ये क्या करेगा, यहां से घूम के फिर से अपनी जगह पे आना चाहेगा और बाहर कुछ रेडिएशन निकालना चाहेगा, ठीक है। पहले इसने क्या किया, कुछ एनर्जी ली और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, तो वहां से कुछ एनर्जी लूज करेगा और अपने लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। इसी को मैं क्या बोलता हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसी को मैं क्या बोलता हूं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखें आप, एक क्वेश्चन लिखें, एन इलेक्ट्रॉन, बाद में इस क्वेश्चन की हम जनरल फॉर्म में बनाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम jump from n equal to 2 to n equal to 2 to n equal to 1। कहां से कहां जा रहा है, n equal to 2 से कहां जा रहा है, n equal to 1 में जा रहा है। find the energy and wavelength of emitted रेडिएशन, ठीक है। इसको सोल्व करें, मेरा इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है, n इक्वल टू 2 से किस में आ रहा है, n इक्वल टू 1 के अंदर आ रहा है। तो ये कुछ वेवलेंथ लूज कर रहा होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल के अंदर आएगा तो कुछ वेवलेंथ लूज करेगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा। तो जो भी लूज कर रहा है उसकी मुझे क्या बतानी है, वेवलेंथ बतानी है, और क्या बतानी है, एनर्जी बतानी है और वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। तो करिए इसको सॉल्व। हुआ, चलो करते हैं इसको। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे। देखो मान लेते हैं ये n1 है, n1 इक्वल टू 2, ये क्या है मेरा n2 इक्वल टू 1, ये फिर उल्टा मान लो क्या, n1 इक्वल टू 1 और n2 इक्वल टू 2, ठीक है। ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, और कौन से एटम के बारे में बात कर रहा है, हमेशा हाइड्रोजन एटम के बारे में। हमेशा बात किसके बारे में होगी, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में, ये चीज ध्यान रखें। हमेशा बात किसके बारे में होगी, बोहर मॉडल के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में, ठीक है। चलो हाइड्रोजन एटम है मेरा, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बताना है फाइंड द एनर्जी, एनर्जी कितनी रिलीज करेगा। चलो तो एक काम करूं मैं, ये इस लेवल के पास यहाँ पे उसकी एनर्जी होगी कुछ, मान लेता हूं इस लेवल पे उसकी एनर्जी होगी E2 मान लेता हूं, इस लेवल पे उसकी एनर्जी होगी कितनी
E1। अगर मैं E2 के अंदर से E2 को माइनस कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा? सोचो और आंसर दो। क्या मैं E2 के अंदर से E1 को माइनस कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा? बिल्कुल। तो एनर्जी रिलीज डेल्टा E इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं? E2 माइनस E1, ये लिख सकता हूं। तो वैल्यू रखो E2। देखो एनर्जी कैसे पता करते हैं हमने, देखो लास्ट क्लास में आई थिंक कैलकुलेट किया है, रेडियस का कैलकुलेशन किया था, वेलोसिटी का कैलकुलेशन किया था, काइनेटिक एनर्जी किया था, पोटेंशियल एनर्जी किया था, टोटल एनर्जी किया था। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, मैं E2 के टर्म में बात कर रहा हूं तो इसको n2 का स्क्वायर बोल देता हूं। इसमें से मैं किसको माइनस करूंगा? E1 की एनर्जी को। E1 की एनर्जी कैसे बनेगी? माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर बन गया। ये क्या है मेरी? डेल्टा E। इसको सोल्व करो तो जरा, डेल्टा E इक्वल टू कितना बन जाएगा? माइनस 13.6, z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 बाई, N2 का वैल्यू कितना है? N2 का वैल्यू 2 है, तो 1/4 बन जाएगा। माइनस, ये माइनस माइनस पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। 13.6, z का वैल्यू हाइड्रोजन के केस में 1 बाई, N1 का वैल्यू 1, तो 1/1 ही रहेगा ये तो। चलो 1/1 रहेगा तो क्या दिक्कत है? माइनस 13.6/4 और पॉजिटिव बनेगा ना, ये पॉजिटिव 13.6। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये आएगा कितना? 3.4 आएगा। हाँ 3.4 आएगा नेगेटिव का, और प्लस 13.6, तो ये कितना आएगा? इसको सोल्व करूंगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया कि ऊपर से नीचे आने पे ये कितनी एनर्जी लूज करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल कैलकुलेशन किया कि ऊपर जितनी एनर्जी है उसके अंदर से अगर नीचे वाली एनर्जी निकाल दूंगा तो ये मेरा एनर्जी डिफरेंस का गैप जो है वो मुझे पता लग जाएगा। तो यही मैं यहाँ पे किया। आई बात समझ में? चलो इसके बाद में और क्या पूछा इसमें? और पूछा है वेवलेंथ एमिटेड। ठीक है, चलो तो वेवलेंथ का फॉर्मूला देखो, अभी हमने क्या कैलकुलेट किया है इधर? एनर्जी। तो एनर्जी के टर्म्स में निकालते हैं, E इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे तो एक फॉर्मूला है, वो आप याद रखें, हमेशा काम आएगा, क्योंकि बार बार आप कैलकुलेशन नहीं करने बैठोगे। अगर एनर्जी मेरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर है, एनर्जी मेरी किसके अंदर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो ये फॉर्मूला बनेगा 12400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा किस में आएगा आंसर? एंगस्ट्रम के अंदर। लैम्डा किस में आएगा? एंगस्ट्रम के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो वो बन जाएगा। वो हमेशा आप याद रखें, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ही मैक्सिमम जगह आपको वो काम आएगा, तो इसको याद रखें आप, इसको आप याद रखें। तो रखें वैल्यू, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है एनर्जी की वैल्यू? 10.2, और ये कितना आएगा? 12400 अपॉन लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रम के अंदर। तो लैम्डा कितना आया? 12400 बाई 102 एंगस्ट्रम। यहां से इसका आंसर आएगा, मैं आपको आंसर कंफर्म देख के बता देता हूं, इसका आंसर आएगा आपके पास 1215 एंगस्ट्रम। आई बात समझ? इसका आंसर कितना आएगा? 1215। ठीक है, चलो इतना काम हुआ। अब देखो मैं बार बार ये कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आने वाले हैं आपके पास। तो आप हमेशा ये काम नहीं करोगे कि मैं E2 की एनर्जी लिखूंगा, फिर E1 की एनर्जी लिखूंगा, फिर दोनों का डिफरेंस लूंगा, फिर आंसर निकालूंगा, फिर यहाँ पे पहुंचूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो इसी को शॉर्ट करने के लिए मेरे पास
एक छोटा ट्रिक मैं बनाना चाहूँगा, एक छोटा ट्रिक मैं बनाना चाहूँगा। कैसे बनेगा वो? मान लेते हैं, देखो डेल्टा ई के लिए बनाएंगे ये वाली ट्रिक, डेल्टा ई के लिए कि हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल से मैं लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा हूँ, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बना लेता हूँ मैं जनरल। इसको मैं क्या लिखता हूँ हमेशा E2 माइनस E1। मान लेते हैं ऊपर वाला जो सेल था उसको मैं बोलता हूँ N1 सॉरी N2, और नीचे वाला सेल इसको क्या बोलता हूँ N1। ठीक है, तो जनरल टर्म में बनाता हूँ, देखो ये क्या बनेगा 13.6 Z स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस, इसको अच्छे से लिखते हैं थोड़ा, N2 स्क्वायर माइनस, ये भी नेगेटिव का है, माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर लिख सकता हूँ उसको ऐसे। ठीक है, इधर क्या है एनर्जी। अब मैं क्या करूंगा इसको, मैं इसको एक काम करता हूँ, E को लिख देता हूँ Hc अपॉन लैम्डा, लिख सकता हूँ E को एनर्जी जैसे मैंने इधर लिखा था, E इक्वल टू Hc अपॉन लैम्डा, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ थोड़ा सा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर, ये बन गया। चलो थोड़ा और सोल्व करते हैं, मैं इसको करता हूँ Hc अपॉन लैम्डा, 13.6 कॉमन ले लो, 13.6 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा मेरे पास, ये जेड स्क्वायर बाहर ले लेता हूँ, 13.6 जेड स्क्वायर बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरा माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N1 स्क्वायर, सॉरी पॉजिटिव है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ, क्या काम करता हूँ, इसको 1 बाई लैम्डा लिखता हूँ और Hc को नीचे भेज देता हूँ, तो क्या बनेगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन Hc, और इधर क्या बन जाएगा, इसको पलट के लिख देता हूँ 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। इसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो कि कौन सा मेरा N1 होगा कौन सा मेरा N2 होगा। जो हायर लेवल एनर्जी पे है वो मेरा N2 होगा, जो लोअर एनर्जी पे है वो मेरा N1 होगा। कभी ये कंफ्यूज ना हो कि इधर मैं ज्यादा वाला रख दूं और इधर कम वाला रख दूं, ये गलती ना करें। ये जो है N1 ये मेरा लोअर एनर्जी लेवल वाला सेल है, और N2 जो है मेरा हायर एनर्जी लेवल वाला सेल है। ठीक है, इसको आगे सोल्व करते हैं, तो क्या बना 1 बाई लैम्डा, देखो ये एक कांस्टेंट टर्म है, इतना इतना जितना मैं मार्क कर रहा हूँ ये इतने कांस्टेंट टर्म है, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ आर। आर क्या है मेरा, रिडबर्ग कांस्टेंट। आर क्या है मेरा, रिडबर्ग कांस्टेंट, N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, ये मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, रिडबर्ग फॉर्मूला। रिडबर्ग फॉर्मूला, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया, रिडबर्ग फॉर्मूला है। यहाँ पे एक चीज आप याद रखें, मेरा 1 बाई आर की वैल्यू होती है किसके अंदर, एंगस्ट्रॉम के अंदर, 912 एंगस्ट्रॉम। ये आप याद रखें, क्योंकि बार बार आपको बोलेगा कि लैम्डा कैलकुलेट करो, लैम्डा कैलकुलेट करो, तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये वाली इक्वेशन पहले इतनी सोल्व कर लूंगा, आर को छोड़ दूंगा, फिर इसको जैसे मैं फ्लिप करूंगा, जैसे मैं फ्लिप करूंगा ये लैम्डा बन जाएगा और ये 1 बाई आर बन जाएगा। ठीक है, ये लैम्डा बन जाएगा और ये 1 बाई आर बन जाएगा। इधर वाला पार्ट भी सोल्व कर लिया हूं पहले, तो 1 बाई आर बन जाएगा, तो 1 बाई आर का वैल्यू मेरे पास है, मैं लिख सकता हूं। पर एक्चुअल में आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 78 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स कितनी होती है, बिल्कुल। ठीक है, ये मेरी वैल्यू है किसके अंदर, सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। आर क्या है मेरा, रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये फॉर्मूला क्या है मेरा, रिडबर्ग फॉर्मूला। यहां लिख देता हूं मैं, आर क्या है मेरा, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और आर का वैल्यू मेरे पास ऊपर दिया हुआ है
वो आप यूज करना चाहते हो तो बहुत रेयर केस में यूज होगा, ज्यादातर आपको यही यूज होगा। और यहाँ भी 1/r का वैल्यू गिवन है, ठीक है, 1/r, ये r का वैल्यू नहीं है, 1/r का वैल्यू कितना मेरा 912 एंगस्ट्रॉम। और ये फॉर्मूला क्या मेरा रिडबर्ग फॉर्मूला, जो कि मैं ऐसे अलग अलग सोल्व कर रहा था, ऐसे अलग अलग सोल्व करने की बजाय सीधा मैं अब यही फॉर्मूला लगाऊंगा। कोई मेरे को हायर एनर्जी लेवल दे दिया और लोअर एनर्जी लेवल दे दिया, कोई भी दो गैप के बीच में, तो सीधा रखूंगा n1 मतलब लोअर एनर्जी लेवल और n2 मतलब हायर एनर्जी लेवल, ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो सीधा यहाँ से फॉर्मूला लगाएं और आंसर पाएं। तो आज के लिए इतना ही है, कल हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन था ये, कल हम डिटेल में पढ़ेंगे अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।